हम्म आज क्या टॉपिक है आप लोगों का इसमें? सर फ्रांस का है। अच्छा, देखिए, जब हम लोग ब्रिटिश या मॉडर्न इंडिया करते हैं तब हमें कई सारे वॉर हैं जो ब्रिटिश लोग यहाँ की जो पावर है, रीजनल पावर है, उनके साथ लड़ते हैं। कई सारे वॉर हैं, तो उनमें से एक एंग्लो फ्रेंच वॉर है, यानी आंग्लो फ्रांस भारत युद्ध। ठीक है, तो एंग्लो फ्रेंच वॉर, तो एंग्लो देख लीजिए, एंग्लो फ्रेंच वॉर। एंग्लो फ्रेंच वॉर जो भारत में होते हैं वो तीन होते हैं। ठीक है, तीन एंग्लो फ्रेंच वॉर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, है ना। तीन एंग्लो फ्रेंच वॉर है। कभी ये भी पूछ सकता है कि एंग्लो फ्रेंच वॉर कितने हुए भारत में, तो इसमें तीन हुए। अब तीन में ये पूछा जाएगा, और ये भी देखिए इसमें जो फ्रेंच हैं वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, तो फ्रांसीसी हैं वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है। तो पहला जो एंग्लो फ्रेंच वॉर होता है वो है 1740 से, यानी फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर। एंग्लो फ्रेंच वॉर, ठीक है। तो फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर होता है, वो होता है 1740 से लेकर 1748 तक। पहला एंग्लो फ्रेंच वॉर है वो 1740 से 1748 तक है। ठीक है, अब ये किस किस के बीच में होता है हमें वो समझना है। ये युद्ध होता है नवाब ऑफ कर्नाटक एंड फ्रांस एंड नवाब, कौन, दो शक्तियां इसमें, दो हैं। पहला है नवाब ऑफ कर्नाटक, ठीक है, या कर्नाटक का नवाब, हाँ, नवाब ऑफ कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक का नवाब रहता है। और नेक्स्ट इसमें रहता है डुप्ले, अंडर डुप्लेक्स। ये जो डुप्लेक्स है, जिसके हम लोग डुप्ले कहते हैं, ये किसके अंडर में है? फ्रेंच के अंडर में। और जो कर्नाटक के नवाब को है, इसको अंग्रेजों का सपोर्ट मिला हुआ है। तो जब भी क्वेश्चन बनेगा तो ये बनेगा कि अंग्रेजों की तरफ से कौन है इसमें, तो अंग्रेजों की तरफ से कर्नाटक का नवाब है। अंग्रेज कर्नाटक के नवाब को सपोर्ट कर रहे हैं, और जो फ्रांसीसी हैं वो डुप्ले को, यानी जो डुप्ले है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। एक तरफ डुप्ले है जो फ्रांसीसी है, और दूसरा कर्नाटक का नवाब है। और कर्नाटक के नवाब के पीछे कौन है? ब्रिटिशर्स। तो जब ये युद्ध होता है तो ये फाइनली इस युद्ध में क्या है, ठीक, इसमें जो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेक्स है वो कर्नाटक के नवाब को हरा देता है पहले युद्ध में। पहले युद्ध में फ्रांसीसियों के द्वारा कर्नाटक के नवाब की हार होती है, यानी जो अंग्रेज सपोर्ट कर रहे हैं जिसको, यानी इनडायरेक्ट अंग्रेजों की हार होती है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, नवाब ऑफ कर्नाटक डिफीटेड बाय डुप्लेक्स। नवाब ऑफ कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक डिफीटेड, यहाँ पे हरा दिया जाता है बाय फ्रेंच के द्वारा इसको हरा दिया जाता है, यानी इनडायरेक्ट रूप से अंग्रेजों को फ्रांसीसी हरा देते हैं पहले युद्ध में। और पहले युद्ध में ट्रीटी होती है, ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, संधि। ठीक है, तो संधि कौन सी होती है? ट्रीटी ऑफ एक्स ला सिपेल्स।
अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ट्रीटी होती है, ट्रीटी मतलब संधि, एक संधि होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। संधि का नाम है ट्रीटी ऑफ, ठीक है, ट्रीटी ऑफ एक्स ला सिपेंस, ठीक है, ये ट्रीटी है, ये एक्स, ट्रीटी ऑफ एक्स ला सिपेंस, एक्स ला सिपेंस, इस तरह से एक्स ला सिपेंस एक संधि होती है जो फ्रांस आपने चैपलस लिखा, सेप्लेस, ये स्पेलिंग यही है उसकी, CHAPALE, सेप्लेस, स्पेलिंग यही है। तो ये, तो पहली बात तो ये पूछेगा कि ट्रीटी ऑफ एक्स ला सिपेंस किस समय होती है, तो वो क्या टाइम पीरियड रहा होगा, 1748, है ना, 1748 में हुई है। और किस किस के बीच में हुई है, फ्रांसीसी और कर्नाटक के नवाब के बीच में हुई है। ठीक, इसमें कर्नाटक में फ्रांसीसियों की विजय होती है। तो दो चीजें याद रखना केवल, एंग्लो फ्रेंच वॉर में, फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर होता है 1746 टू 1748, एंड सेकेंड थिंग कर्नाटक का नवाब और फ्रांसीसी गवर्नर। इसमें फ्रांसीसी गवर्नर कर्नाटक के नवाब को हरा देते हैं, और इसमें जब हराते हैं तो एक संधि की जाती है, ट्रीटी ऑफ एक्सिस ला सिपेंस, ठीक है, एक संधि होती है। तो ये था पहला एंग्लो फ्रेंच वॉर, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं, क्वेश्चन बस यही बनेगा कि ट्रीटी ऑफ एक्स ला सिपेंस किस युद्ध में हुई थी, कब हुई थी, तो 1748 में हुई और एंग्लो फ्रेंच वॉर में हुई। इतना आपको याद रहे यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये सब बहुत हाईलाइटेड हिस्ट्री नहीं होता है ना। इसमें एक चीज बस समझने वाली ये है कि अंग्रेजों ने अभी डायरेक्ट फ्रांसीसियों से लड़ना शुरू नहीं किया। अंग्रेज अभी द ब्रिटिशर्स जो हैं वो अभी भारतीयों का सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, भारतीयों का सपोर्ट करते हैं और उनके पीछे रहते हैं, उनको पावर देते हैं। तो ये एक पॉलिसी है, ऐसा नहीं डायरेक्ट आए फ्रांसीसियों से लड़ने लगते, नहीं, पहले जो यहाँ के लीडर हैं, और अच्छी रणनीति यही होती है, आप किसी को हराना चाहते हो तो उसको उससे डायरेक्ट मत लड़ो, जो उसके अपोजिट में है उनका सपोर्ट करो, बस यही अंग्रेजों ने किया। दूसरे लिख लीजिए, सेकंड एंग्लो वार, सेकंड एंग्लो वार, एंग्लो फ्रेंच वार। एंग्लो फ्रेंच वॉर, सेकंड एंग्लो फ्रेंच वॉर, द्वितीय आंग्ल फ्रांस युद्ध। अब इसमें क्या है, सेकंड एंग्लो फ्रेंच वॉर, ये कब हुआ है, ये हुआ है 1749 टू 1749, ओके, टू 1754। तो इसका टाइम पीरियड है। फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर ये कब था, 1746 से 48 तक, और दूसरा तो जस्ट उसके बाद युद्ध हुआ है 1749 से 1754 तक। कभी आपसे क्रोनोलॉजी भी पूछ सकता है, मतलब एक तरह से टाइम पूछ सकता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला, सेकेंड कब से कब तक चला, यानी फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर का टाइमिंग क्या था, सेकेंड का टाइमिंग क्या है, थर्ड का क्या है। तो इस तरह से आपको कि सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर का टाइमिंग है 1749 टू 1754। अब इसमें कौन है, इसमें एक तरफ डुप्ले है फ्रांसीसी
और दूसरी तरफ नवाब ऑफ हैदराबाद है। इस युद्ध में नवाब ऑफ हैदराबाद, इस युद्ध में क्या है कि अंग्रेज हैदराबाद के नवाब का सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सी पावर है इसमें। पहला है डुप्लेक्स, डुप्लेक्स, यस, ठीक है, डुप्लेक्स कौन है, फ्रांसीसी है। और दूसरा इसमें है मुजफ्फर जंग हैदराबाद, ठीक है, दूसरा इसमें है मुजफ्फर जंग यानी नवाब ऑफ मुजफ्फर, नवाब ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद। एक तरफ यहाँ पर डुप्लेक्स है, दूसरी तरफ नवाब ऑफ हैदराबाद है। इसका नाम है मुजफ्फर जंग। चाहे नाम की कोई जरूरत नहीं है, वैसे नाम की कोई जरूरत नहीं, बस इतना समझना है कि कौन है। और इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें जो है, इसमें ये युद्ध, इसमें भी ये नवाब हार जाते हैं। इसमें एक ट्रीटी होती है, ये ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ठीक है, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी में क्या होता है, इसमें फ्रांसीसियों को पौंडीचेरी मिल जाती है, इसमें फ्रांसीसियों को पौंडीचेरी मिल जाती है। क्वेश्चन आपसे यही बनेगा कि सेकंड एंग्लो फ्रेंच वॉर कब हुआ, तो 1749 टू 1754। हु इज द पावर, फर्स्ट पावर डुप्लेक्स यानी फ्रांसीसी गवर्नर, एंड सेकंड पावर नवाब ऑफ हैदराबाद, द नेम इज मुजफ्फर जंग। वैसे कोई जरूरत नहीं है नाम की, तो मुजफ्फर जंग है, वो यहाँ पर हैदराबाद की तरफ से है और इनका सपोर्ट कर रहे हैं अंग्रेज। इसमें जो है, इसमें पांडिचेरी की संधि होती है। तो तीसरा युद्ध होता है, उसमें अंग्रेज फ्रांसीसियों को हरा देते हैं और वही फाइनल युद्ध होता है। आपने बहुत बार सुना होगा द बैटल ऑफ बांडीवास, कई बार आपने न्यूज में सुना होगा द बैटल ऑफ बांडीवास। जो बांडीवास का युद्ध हुआ है, वो फाइनली अंग्रेज उसमें लड़े हैं और उसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को फाइनली हरा दिया, फाइनली। अब उनसे बोला गया है आपके पास केवल पांडिचेरी ही रहेगी, बाकी सारे रीजन हैं जो फ्रांसीसियों के हैं वो ब्रिटिशर्स के अंडर में आ जाएंगे। तो फाइनली हम देखते हैं थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर, थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर, एंग्लो फ्रेंच वॉर। इसमें थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर, सेकंड आपको समझ में आया, 1749 से 1754 तक नवाब ऑफ हैदराबाद और डुप्लेक्स के बीच में हुआ। इसमें ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, पौंडीचेरी नवाबों इसके इनको दे दी गई। जो तीसरा युद्ध हुआ उसमें फाइनल था वो। तीसरा कब युद्ध हुआ, तीसरा युद्ध हुआ है ठीक 1758 AD टू 1763 AD। तो सेकंड थर्ड ये वॉर था, थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर। अब इसमें कौन कौन, इसमें देख लीजिए, इसमें ठीक है, इसमें क्या हुआ है, इसमें अंग्रेजों की, अंग्रेज, इसमें एक तरफ द इंग्लिश है, ब्रिटिश है, द ब्रिटिश है, और दूसरी तरफ से फ्रांसीसी है, और फ्रांसीसी जो है फ्रेंच है। इसमें क्या होता है, इसमें एक वांडीवास नाम की जगह होती है, वांडीवास पांडिचेरी के पास में, और उस वांडीवास में अंग्रेज फ्रांसीसियों को हरा देते हैं फाइनल, ठीक है। तो डिफीटेड एट द प्लेस ऑफ वांडीवास। ये वांडीवास बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, वांडीवास। तो वांडीवास एक जगह है ना, वांडीवास जो है एक जगह है, कहां पर है, साउथ इंडिया में। तो वांडीवास कभी कभी हिस्ट्री में इसको बैटल ऑफ वांडीवास भी कहते हैं, बैटल ऑफ वांडीवास। और ये वांडीवास पे जगह पर होता है, यहाँ पर क्या होता है, डिफीटेड फ्रेंच, यहाँ पर फ्रेंच हार जाते हैं और एक ट्रीटी होती है यहाँ पर, ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ पेरिस, ठीक है, एक पेरिस की संधि होती है। और पेरिस की संधि में बोला जाता है कि जो फ्रेंच हैं उनको केवल पौंडीचेरी दी जाएगी, पौंडीचेरी, ठीक है, पौंडीचेरी। तो पौंडीचेरी किसको होगी, फ्रेंच के लिए। बाकी जितने भी रीजन है, जितने भी रीजन है वो सारे के सारे ब्रिटिशर्स के अंडर में चले जाएंगे। तो कभी आपसे ये वांडीवास का जो युद्ध है वो क्यों इंपॉर्टेंट है इसको समझिएगा। इसलिए कि ये वांडीवास मतलब इतना फेमस है कि बैटल ऑफ वांडीवास भी कह देते हैं इसको। तो पूछा जा सकता है व्हिच बैटल इज नोन एज द बैटल ऑफ वांडीवास। तो थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर, थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर इज नोन एज द बैटल ऑफ वांडीवास। वांडीवास क्या है, वांडीवास एक जगह है, एक लोकेशन है जहां पर फ्रेंच और इंग्लिश दोनों युद्ध करते हैं। इसमें इंग्लिश जो है, जो ब्रिटिशर्स हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो फ्रेंच को हरा देते हैं। और फाइनली जो जो फ्रेंच हैं वो भारत से पावर से बाहर हो जाते हैं। अब एक संधि होती है उसमें, ट्रीटी ऑफ पेरिस, पेरिस की संधि होती है। और एक्चुअली क्या है, जो फ्रेंच और ब्रिटिशर्स हैं वो केवल भारतीय इश्यू की वजह से नहीं लड़ते हैं। फ्रेंच और ब्रिटिशर्स में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो उनके यूरोप से संबंधित हैं, उनके लोकल्स हैं, तो वहां की लड़ाई वो यहाँ लड़ते हैं, है ना, फ्रांस की लड़ाई वो यहाँ पे लड़ते हैं। तो कई बार आपने देखा ट्रीटी ऑफ पेरिस, तो पेरिस की ट्रीटी वहां पे हुई है यूरोप में। तो इसलिए इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपसे डीपली नहीं पूछेगा, बस इतना पूछेगा कि ट्रीटी ऑफ एक्सेल ला सिपेल्स, ट्रीटी ऑफ एक्सेल ला सिपेल्स किसके समय में हुई है, फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर। उसके बाद था ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, किस युद्ध में हुई है, सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर। नेक्स्ट है ट्रीटी ऑफ पेरिस, है ना, जो ट्रीटी ऑफ पेरिस है वो कब हुई है, थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर। फिर क्वेश्चन पूछेगा बैटल ऑफ वांडीवास किससे रिलेटेड है या किन किन के बीच में हुआ है। तो बैटल ऑफ वांडीवास अंग्रेजों फ्रांसीसियों के बीच में हुआ है। उसका रिजल्ट क्या हुआ है, इसमें फ्रांसीसी बुरी तरह से हार जाते हैं और हमेशा के लिए पावर से अलग हो जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। इससे एक समरेज, क्योंकि ये ना बहुत ही झमेले वाला होता है। जो एंग्लो फ्रेंच वॉर है, एंग्लो मराठा वॉर है, एंग्लो मैसूर वॉर, ये कैसे हैं, इनमें काफी उलझ जाते हैं लोग, उलझ जाते हैं। तो सबसे पहला तो उलझने का एक तरीका ये है, बस इससे बाहर निकलने का तरीका ये है कि सीधे सीधे आप ये देख लो कि जो एंग्लो फ्रेंच वॉर हुए हैं वो कितने हुए, ठीक है। एंग्लो फ्रेंच वॉर एक सिंपल फॉर्म में समझ लीजिए। सबसे पहले बोलेंगे आप 3 हुए हैं, ठीक है। पहला हुआ है 1746 से लेकर 1748 तक, है ना। दूसरा हुआ है 1749 लेके 1754 तक। और तीसरा हुआ है कितना, ये कब था, 1758 से लेकर 1763 तक। तो ये युद्ध हुए 3, ठीक। यहाँ पे कभी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन किस किस के बीच में, इतना पता है कि अंग्रेजों और फ्रांस के सपोर्टर में हुआ है। फ्रांस, जो फ्रांसीसी है वो डायरेक्ट है एक तरफ, और जो ब्रिटिशर्स है वो इनडायरेक्ट लड़ रहे हैं, ठीक है। तो कभी आपसे ये नहीं पूछा कर्नाटक का नवाब के बीच में हुआ है या हैदराबाद के बीच में, कभी नहीं पूछेगा। आपसे सीधा पूछेगा कि इसमें क्या था,
ट्रीटी ऑफ एक्सिस लव स्पेल्स, है ना, अभी हमने बताई थी। हाँ, ये दूसरी था ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ठीक है, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। और नेक्स्ट है इसमें ट्रीटी ऑफ पेरिस, ट्रीटी ऑफ पेरिस। उसके बाद नोट करके लिख लीजिए इसमें बैटल ऑफ वांडीवास, ठीक है, बैटल ऑफ वांडीवास। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बैटल ऑफ वांडीवास, तो बैटल ऑफ वांडीवास किससे रिलेटेड है? ये इंग्लिश और फ्रेंच से रिलेटेड है। इसमें हमेशा के लिए जो फ्रेंच हैं वो हार जाते हैं। तो यही तो समरी है पूरे, बताएं। बता दीजिए अल्ताफ, कोई डाउट हो यहां तक तो यही पूछेगा, इससे ज्यादा वो आपसे नहीं जाएगा डीप में। ठीक है, कोई डाउट। हाँ, तो क्वेश्चन जब भी बनेगा यहां से बनेगा, और कभी कभी क्रोनोलॉजी से पूछा जा सकता है ना, पूछा जा सकता है क्रोनोलॉजी से भी, मतलब कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद के हुआ। तो ये था बैटल ऑफ एंग्लो फ्रेंच वॉर। एंड और फाइनली वांडीवास में युद्ध होने के बाद जो फ्रेंच हैं वो महत्वहीन हो जाते हैं, उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता, बस केवल उन्हें एरिया दे दिया जाता है पौंडीचेरी का, तो उसमें वो रहते हैं और वो स्वतंत्र हैं, फ्री हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पावर में आगे नहीं आ पाते हैं। तो उसके बाद इसमें देख लीजिए आप कि कुछ लोकल किंगडम हैं, या फिर हम लग सकते हैं इस तरह से, हाँ, ठीक है। देखिए एक चीज और मैं बता दूं आपको, यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए आप, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर, ब्रिटिश पावर, ब्रिटिश पावर, कि कैसे कैसे ब्रिटिश पावर का भारत में विस्तार होता है, कैसे कैसे, मतलब ब्रिटिश है वो किन किन लोगों पर कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो ब्रिटिशर्स लोग हैं उनका भारत में कैसे कैसे एक्सपेंशन होता है। तो पहले हेडिंग डाल दीजिए इसमें द फेजेस ऑफ, या फिर सीधे ठीक है, लिख लीजिए द फेजेस ऑफ। देखो भारत में जो अंग्रेज आए हैं वो कितने फेज में आए ये आपको पता है? फेजेस ऑफ ब्रिटिशर्स, फेजेस ऑफ ब्रिटिशर्स, भारत 3 से 4 फेज में आए, स्पेशली 3 फेज में आए भारत। तो पूछेगा अंग्रेज लोग कितने फेज में भारत में आए, तो सबसे पहला जो फेज है उनका वो है 1757 से, देख समझ लीजिए इसको सही से, 1757 से 1813 तक ये वो फेज है जहां पर ये वो मतलब कहते हैं भारत में अंग्रेजों के आने का चरण, भारत में अंग्रेज किस किस रूप में आए हैं। तो सबसे पहले जो इंडिया में आए हैं वो एज ए मर्चेंट आए हैं, व्यापारी, एज ए ट्रेडर, ठीक है। तो ये जो पीरियड है इनका वो है एज ए मर्चेंट, ठीक है।
ये इसमें मर्चेंट के फॉर्म में आए, यानी व्यापारी के फॉर्म में आए। इस समय इन्होंने व्यापार किया है। उसके बाद सेकंड फेज है 1813 से 1858 तक। ये इनका है इंडस्ट्रियल फेज यानी औद्योगिक फेज, इंडस्ट्रियल फेज। ठीक है, 1813 से 1858 तक। इसमें इन लोगों ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, जैसे रेलवे को शुरू किया है ना, कोयले की खदान बनवाई खुदेई है ना, रेलवे, और इसमें पोस्ट शुरू किया, ट्रांसपोर्ट शुरू करवाया। तो ये वो पीरियड है, ये लोग यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में लग गए, और इस फेज को जाना जाता है इंडस्ट्रियल फेज। और जो तीसरा फेज है, तीसरे को हम कभी कभी 4 भागों में बांट देते हैं, एक और, लेकिन फिर भी 3 ही इसमें रखेंगे। ठीक है, जो तीसरा फेज है और वो है फाइनेंशियल फेज, 1858 टू 1947, एक ही रखते हैं। ये है फाइनेंशियल फेज, वित्तीय फेज, वित्तीय चरण। ठीक है, ये है। तो जो तीसरा है 1858 से 1947 तक, इसको बोलते हैं, दिखाई नहीं देता है सर। हाँ, फाइनेंशियल फेज। फाइनेंशियल फेज का मतलब है इस समय ये लोग केवल रूलर का काम करते हैं, है ना। अब ये केवल रूलर का काम करते हैं, ये है। तो 3 चरणों में भारत में ये लोग आए। 1858 से 1947 तक था सर। हाँ, 1858 से 1947 तक। इसमें ये लोग फाइनेंशियल एज ए रूलर यानी शासक के रूप में काम करते हैं, ये है। तो एक चीज हम आपको बता देते हैं, जैसे थोड़ा समझिए इनके बारे में। सबसे पहले ये लोग आए हैं भारत में 1600 एडी में। ठीक है, 1600 एडी में भारत में आए हैं। क्या बन के आए हैं? व्यापारी बन के, यानी मर्चेंट बन के। ठीक, सबसे पहले ये व्यापारी बन के आए। दूसरा इन्होंने काम क्या किया था भारत में, जैसे ही ये भारत में आते हैं वैसे ही ये लोग जो इनसे अदर पावर हैं उनको बाहर करने लगते हैं, यानी दे स्टार्ट मोनोपोली। ठीक है, ये तो खैर चरण है ही है, एक ये भी चरण है। दे केम एज ए ट्रेडर, है ना, एज ए मर्चेंट ट्रेडर आते हैं। उसके बाद वो मोनोपोली शुरू करते हैं। मोनोपोली समझते हैं, यानी वो जो दूसरे कंपटीटर है उनको वो बाहर करते हैं। उनके बाहर करने के तरीके 2 हैं, है ना, उनके बाहर करने के तरीके 2 हैं मोनोपोली में। पहला, अब पता क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन ये बनेगा, which sentence is not correct about the Britishers in initially period। कौन सा कथन है जो अंग्रेजों के प्रारंभिक दौर के संबंध में असत्य है या सत्य है। तो पहला, वो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और वो भारत में एक व्यापारी के रूप में आते हैं। जब व्यापारी रूप में आते हैं तो वो देखते हैं यहाँ पर जो उनके कंपटीटर हैं, लाइक फ्रेंच, डेनिश, डच, पुर्तगीज, इनको धीरे धीरे वो मोनोपोली से हटा लेते हैं। मोनोपोली का मतलब होता है कि बाजार पर एकाधिकार करना, इसको कहते हैं हम मोनोपोली। ठीक है, कूटनीति इसकी हिंदी होती है। तो मोनोपोली करते हैं, और ये मोनोपोली 2 तरीके से करते हैं। पहला, जो लोग यहाँ के लोकल के हैं भारत के, उनका साथ देते हैं कि तुम इनसे लड़ो, जैसे एंग्लो फ्रेंच वॉर में किया था उन्होंने। मेरी बात समझ रहे हैं? पहला काम क्या करते हैं ये लोग कि यहाँ के लोगों का साथ देते हैं, कि जैसे मतलब नवाब ऑफ कर्नाटक है, ये नवाब ऑफ हैदराबाद है, ये नवाब ऑफ बंगाल है। तो पहले ये नवाब लोकल के जो नवाब हैं या लोकल के जो रूलर हैं उनको ये सपोर्ट करते हैं उस पावर को हटाने के लिए।
ठीक। दूसरी चीज, ये खुद लड़ते हैं लास्ट में। अच्छा, खुद लड़ने का एग्जाम्पल कहाँ कहाँ मिलता है आपको, बता सकते हैं? खुद ये बैटल ऑफ बॉक्सर। बैटल ऑफ बॉक्सर। हाँ, बैटल ऑफ बक्सर है, बैटल ऑफ प्लासी है, बैटल ऑफ एंग्लो फ्रेंच, थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर है, यहाँ डायरेक्ट लड़ते हैं। ठीक, तो ये चीजें शुरू होता है। उसके बाद मोनोपोली शुरू करते हैं। उसके बाद ये लोग यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी यहाँ पर इंडस्ट्री वाला जो इंडस्ट्री वाला फेज है वो शुरू करते हैं। इंडस्ट्री वाला इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ये लोग यहाँ पे कच्चा माल उत्पादन करते हैं, जैसे इंडिगो की खेती करवाना, नील की खेती करवाना, कपास की खेती करवाना, रेशम की खेती करवाना, जूट की खेती करवाना, है ना, तंबाकू की, सोरा की। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ उगवाते हैं। इसके बाद ये इंडस्ट्री, ये लोग इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड। आवाज किसकी है? देवेंद्र माइक पर। फिर ये लोग क्या कहते हैं, रेवेन्यू कलेक्टर बनते हैं। रेवेन्यू कलेक्टर, ये रेवेन्यू को कलेक्ट करते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर बनते हैं। कब? जब ये बक्सर का युद्ध हो जाता है, उस समय बक्सर के युद्ध के बाद उनके पास दीवानी का अधिकार आ जाता है। दीवानी के अधिकार, अभी तक ये डायरेक्ट नहीं गए, अभी तक इन्होंने डायरेक्ट काम नहीं किया है। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, उसके बाद ये लोग रूलर बनते हैं। रूलर कब बनते हैं? आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर के बाद ये लोग शासक बनते। तो ये इनके एक चरण है भारत में आने के। ये तो ऑफिशियली थे जो हमने डिस्कस किए थे। तो रेवेन्यू कलेक्शन का काम करते थे। तो ये थे। अभी समझ लीजिए, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो किताबों में नहीं है, है ना, किताबों में नहीं है। और एक बात जान लीजिए, यूपीएससी में आपको किताबों में जो लिखा है वो सब पढ़ते हैं, आपको वो भी पढ़ना है जो किताबों के बीच में नहीं है, है ना। एक बहुत बड़े कार्टूनिस्ट थे इंडिया के, क्या नाम था, बता सकते हैं? बाबा साहब बाल ठाकरे। बाल ठाकरे भारत के बहुत बड़े कार्टूनिस्ट थे। वो कहते थे कि जर्नलिस्ट वो है जो दो लाइनों के बीच में लिखा है। मतलब एक लाइन ये लिखी है ना, और एक लाइन ये लिखी है, वो कहते थे। और कई बार उन्हें अवार्ड भी मिला, बहुत सारे अवार्ड मिला बाल ठाकरे साहब को, है ना। उद्धव ठाकरे के पिताजी थे, वो बहुत बड़े कार्टूनिस्ट थे और बहुत मतलब काफी लंबे समय तक उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति पर राज किया है, इनडायरेक्ट, है ना। तो वो कहते थे कि दो लाइनों के बीच में क्या लिखा है ये आपको पढ़ना है। मतलब जो नहीं लिखा वो पढ़ना है आपको। असली पत्रकार और असली कार्टूनिस्ट वो है जो दो लाइनों के बीच में लिखा हुआ पढ़ ले। और दो लाइनों के बीच में लिखा हुआ कुछ भी नहीं होता है, बस आपको समझना होता है। वही चीज यहाँ पर है। ये सारी चीजें इस तरह से डिजाइन नहीं है बुक्स में, क्योंकि डिजाइन ये जो हमने किए हैं डिजाइन वो यूपीएससी के पेपर के अकॉर्डिंग है, और जो बुक्स में है वो स्कूल या कॉलेज के एग्जाम के अकॉर्डिंग है। तो इन सारी बातों पर भी आपको ध्यान देना है कि कैसे वो यहाँ पर आए थे और कैसे उन्होंने शुरू किया, क्यों उन्होंने स्टार्टिंग में नहीं किया। जब आपका मेंस में मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन आता है तो आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि 2004 के बाद से आपको पेपर में वो नहीं मिलता है जो बुक्स में लिखा है। समझ रहे हैं कि 2004 के बाद से
2004 से पहले ऐसा होता था, जो बुक्स में लिखा वो मिल जाता था। यूपीएससी में 2004 के बाद, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, वो नहीं मिलेगा जो किताबों में लिखा है। ठीक है, तो इसलिए समझना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। एक हेडिंग डाल दीजिए, फिर हम बात करेंगे इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल। देखो यहाँ पर चीजें आप समझ लो और पूछ लिया करो, है ना, पूछ लिया करो। आप लोग जब हम लोग सही हम भी जब हम लोग कंपटीशन की तैयारी करने जाते हैं तो हमें दो जगह हम पहुंचते हैं, दो जगह। एक जगह ऐसी पहुंचते हैं जहां सिर्फ लिखवाया जाता है, समझाया नहीं जाता। हम बात करें रीजनल सेंटर की, जैसे आगरा है, जयपुर है, पटना है, हजारीबाग है, रांची है, ये सब सेंटर है। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ किताब रख ली और लोगों को लिखवा दिया, एनालिटिकल स्टडी नहीं होती इस जगह पर। मोस्टली जगह पर एनालिटिकल स्टडी नहीं होती। क्यों नहीं होती, उसका रीजन है कि ये लोग स्पेशल यूपीएससी पर फोकस नहीं होते। ये लोग रेलवे का भी पढ़ाते हैं, ये लोग यूपीएससी का ही पढ़ाते हैं, ये लोग एसएससी का ही पढ़ाते हैं, और ये लोग बीएड का और स्टेट पीएससी का ही पढ़ाते हैं। तो जो ये हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ये वहां नहीं हो पाता। और जहां ये होता है वहां दो प्रॉब्लम है। पहली तो है फीस 2.5 से 3 लाख से कम नहीं है, पहली प्रॉब्लम। और दूसरी प्रॉब्लम है जब आप जहां एनालाइट होता है, एनालिटिकल स्टडी होती है, लाइक बाजीराम है, नेक्स्ट आईएएस है, या होता है। एक क्लास में वहां पे 1500-2000 बच्चे होते हैं। पहली बात तो फीस की प्रॉब्लम, दूसरी चीज स्टूडेंट की स्ट्रेंथ। और हम आपसे 6-7 लोग हैं, हम आपसे पूछते हैं तो आप इधर उधर ठीक है। तो इसलिए कहते हैं थोड़ा सीरियस होकर समझ लिया करो और पूछते रहा करो जो डाउट हो। अब इसमें इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल के क्या क्या इम्पैक्ट थे, ब्रिटिश रूल के क्या क्या इम्पैक्ट थे। अब बताएं आपको कि ब्रिटिश रूल के बहुत सारे इम्पैक्ट अलग अलग टाइप के हैं, है ना। कुछ इम्पैक्ट हम दिखा देते हैं। पहला इम्पैक्ट है इसमें पॉलिटिकल इम्पैक्ट, पॉलिटिकल इम्पैक्ट, ठीक है, यानी राजनैतिक प्रभाव। राजनैतिक प्रभाव क्या था? राजनैतिक इम्पैक्ट का मतलब है, पहले हम लोग छोटे छोटे रियासतों में बटे हुए थे, जैसे झांसी है, अवध है, बंगाल है, हैदराबाद है, जूनागढ़ है, मालवा है, मराठा है, कश्मीर है। और इस तरह से हम छोटे छोटे रियासतों या राज्यों में बटे हुए थे। जब ये अंग्रेज आए, जब यूरोप आए, तो हम लोगों में एक नेशन की फीलिंग जागी। अगर अंग्रेज भारत में नहीं आते तो झांसी भी एक देश होता, लखनऊ भी एक देश होता, वेस्ट बंगाल भी एक देश होता, अवध भी एक देश होता। जितने भी आप राज्यों के नाम सुनते हो, मैसूर, हैदराबाद, जूनागढ़, मराठा, ये पुणे, ये सारे सतारा, ये सभी के सभी क्या होते, कंट्री होते। तो पॉलिटिकल मर्जनेशन, छोटी हाँ, छोटे छोटे देश होते हैं। और जो पॉलिटिकल मर्जर जो शुरू हुआ है,
भारत में एकता की भावना शुरू हुई है, यूनिटी की, वो अंग्रेजों के आने से शुरू हुई है। तो क्या हुआ इसमें, इसमें पॉलिटिकल में नेशन की भावना डेवलप हुई। नेशन मतलब एक यूनाइट इंडिया है ना, ये कह सकते हैं नेशन, नेशन एक नेशन के रूप में इंडिया कन्वर्ट हुआ, पहली चीज। अब सोशल चेंज क्या थी, सोशल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट में क्या हुआ, देखो देयर इज नथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, एक बात समझ लीजिए, कुछ भी यहाँ फ्री में नहीं मिलता है। सोशल चेंज में कई सारे पॉजिटिव थे। सोशल चेंज में इन्होंने जो पहला काम किया सोशल चेंज में, दे एबॉलिश सती कस्टम, सोशल चेंज, उन्होंने सती प्रथा को खत्म करा दिया। तो लिखते जाइएगा सोशल चेंज में क्या क्या हुआ, दे एबॉलिश या दे कंट्रोल, दे बैन सती कस्टम, उन्होंने सती प्रथा को रोक लगा दी। क्या गलत किया? नहीं। दे बैंड चाइल्ड मैरिज, उन्होंने बाल विवाह पर रोक लगा दी। क्या ये गलत था? नहीं। दे स्टार्ट विडो मैरिज, उन्होंने विधवा विवाह को शुरू करवा दिया। क्या गलत था? नहीं। दे बैन स्लेवरी, उन्होंने दास प्रथा पर बैन लगा दिया। ये भी गलत नहीं था। दे स्टार्ट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, है ना, उन्होंने संस्थागत प्रसव शुरू करवा दिए। यानी जो बच्चे पैदा हो रहे थे अब तक घरों में जहां 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 माताएं रहती थी वहां पैदा होते थे, फिर उन्होंने कहा कि ये जो बच्चे होंगे, जो डिलीवरी होगी, वो डॉक्टर के ठीक है अंडर सुपरविजन में होगी। तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी उन्होंने शुरू करवा दिया। ठीक, तो ये सारे चेंजेस थी सोशल चेंज। अब लोग कहते हैं कि सती प्रथा, अब जैसे कई सारे लोग थे इसमें, लाला लाजपत राय भी शामिल थे। लाला लाजपत राय ने एक बार कहा था कि अंग्रेज हमारे रीति रिवाजों पर मतलब कंट्रोल कर रहे हैं, वो हमें बहका रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सती प्रथा को रोकना या चाइल्ड मैरिज को रोकना किसी भी तरह से गलत था, या विडो मैरिज को शुरू करवाना। दर्शन आवाज भी खुली, ठीक है। तो सती प्रथा को बंद करवाया, विधवा विवाह को शुरू करवाया, चाइल्ड मैरिज को उन्होंने बंद करवाया, है ना, संस्थागत प्रसव उन्होंने शुरू करवा दिए। तो ये कई सारे आए थे, सोशल चेंज आए थे, पॉलिटिकल चेंज एंड सोशल चेंज। उसके बाद था इकोनॉमिक इम्पैक्ट। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, देखिए इकोनॉमिक इम्पैक्ट में क्या था, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि भारत में अंग्रेजों ने जो भारतीय उद्योग था उसको खत्म किया, है ना। तो पहले लिख लीजिए, डीमोरलाइज इंडियन इंडस्ट्रीज, भारतीय उद्योगों की समाप्ति। तो पहला इम्पैक्ट था इसमें भारतीय उद्योगों की समाप्ति, जो इंडियन इंडस्ट्री थे उनको समाप्त कर दिया। ठीक है, तो पहले लिख लीजिए कि डीमोरलाइज इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है, भारतीय उद्योग। नेक्स्ट है इसमें लॉस ऑफ हैंडीक्राफ्ट। सेकेंड, पहला क्या था, भारतीय उद्योगों की हानि, इंडियन इंडस्ट्री थी उनको हानि पहुंची। दूसरी चीज है हथकरघा उद्योग को हानि पहुंची, लॉस ऑफ हैंडीक्राफ्ट। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट कॉमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स या कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया। अब भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण का क्या मतलब है, यहाँ पे क्या होता है वाणिज्यीकरण, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, इसका मतलब क्या है कि जो अब क्रॉप होंगी वो फूड ग्रेन नहीं होंगे, अब उसमें ऐसी क्रॉप होंगी जो रॉ मटेरियल के लिए, जैसे मान लीजिए
नील की खेती है, ठीक है, इसे नील की खेती है, जूट है, कपास है, अफीम है ना, इस तरह से। तो तीसरा पॉइंट था भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, है ना, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। और चौथा जो इम्पैक्ट था इकोनॉमिक ब्रिटिश इंडिया का, वो है नाउ इंडिया कन्वर्ट एज ए रॉ मटेरियल प्रोवाइडर। अब भारत कच्चे माल उत्पादक के रूप में जाना जाने लगा, या कच्चा माल उत्पादक के रूप में भारत बदल गया। तो लिख लीजिए, नाउ इंडिया कन्वर्ट एज ए रॉ मटेरियल प्रोवाइडर। ठीक, अब भारत जो है वो कच्चा माल उत्पादक के रूप में जाना जाने लगा। जैसे नील कच्चा, ये अंग्रेज लोग क्या करते थे कि भारत से रॉ मटेरियल ले जाते थे, है ना, और ब्रिटेन से बनी हुई चीजें भारत में बेचते थे। यानी ये लोग कॉटन ले जाते थे इंडिया से, ये लोग जूट ले जाते थे इंडिया से, लेकिन उसी जूट से, उसी कॉटन से, उसी सिल्क से कपड़े बनाकर भारत में बेचते थे। यानी भारत का एक कच्चा माल था, और भारत में ही, भारत से कच्चा माल लेते थे। मान लीजिए उन्होंने कपास लिया 100 रुपए केजी, मान लीजिए, और एक कपास में उन्होंने 500 के 4 कपड़े बना दिए। यानी उन्होंने 100 रुपए का कॉटन में 2000 रुपए का प्रोडक्ट किया। यानी 100 रुपए उन्होंने हमें दिए, और उसी प्रोडक्शन से उन्होंने 2000 खुद कमा लिए। तो इंडिया में दोहरी मार पड़ी। पहला तो ये कि कच्चा माल सस्ते में लेते थे वो, और बना हुआ माल वो महंगा में देते थे। तो ठीक है, तो भारत इस समय कच्चा माल उत्पादक के रूप में जाना जाने लगा। तो ये था इंक्रीज पॉवर्टी इन इंडिया। लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, इंक्रीज पॉवर्टी इन इंडिया। भारत में गरीबी में वृद्धि हुई। ठीक है, भारत में बहुत बड़े लेवल पर वृद्धि शुरू हुई, यानी गरीबी शुरू हो गई। तो आप यहाँ समझ लीजिए कि पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या हुए। कि पॉलिटिकल इम्पैक्ट ये हुए कि भारत जो छोटे छोटे रियासतों में बटा था, अब ये एक होना शुरू हो गया, नेशन में कन्वर्ट हो गया। आपको पता है, जब भारत में छोटे छोटे राजा आपने सुने होंगे अभी भी, जैसे ग्वालियर के राजा हैं, कहीं कहीं अभी भी बहुत बड़ी फैक्ट्री बनी थी। राजा क्या होते थे कि ये किसी एरिया में थोड़ा पावरफुल व्यक्ति थे, उन्होंने खुद को राजा घोषित कर दिया। तो राजा यही थे, मतलब आप ये समझिए, जैसे मान लीजिए ये जो है ना, ये मुगल सल्तनत है, ये मुगल एम्पायर है यहाँ पर। तो मुगल एम्पायर ने किसी को यहाँ पर अपॉइंट किया, सपोज कीजिए मुगल एम्पायर ने किसी को यहाँ पर अपॉइंट किया। इसने क्या किया, धीरे धीरे खुद को राजा घोषित कर दिया। ठीक है, इसने भी यहाँ पर किसी को अपॉइंट किया था, इसने भी खुद को राजा घोषित कर दिया। तो धीरे धीरे भारत में कई राजा या कई देशी रियासतें शुरू हो गई। और ये राजा और कोई नहीं थे, ये राजा वही थे जो अधिकारी थे पहले, बड़े अधिकारियों, बड़े राजाओं के, और फिर उन्होंने खुद की शक्ति धीरे धीरे बढ़ा ली और वो राजा बन गए। और जब देश हमारा आजाद हुआ, उस समय 612 लगभग 612 ऐसी देशी राजा थे। जब देश आजाद हुआ तो छोटे छोटे 612, और 612 में सभी से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बात की और सभी को भारत में शामिल होने के लिए राजी कर लिया, सिवाय 3 लोगों के। वो आपको पता है, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। तो 3 रियासतें थी भारत में, जो कश्मीर था और जूनागढ़ था और हैदराबाद था। इन तीनों रियासत ने भारत में शामिल नहीं होना स्वीकार किया। ठीक है, तो ये था। दूसरा था सोशल इम्पैक्ट, आपको हमने बता दिया। तो सोशल इम्पैक्ट में जो भी आया, चेंजेस आया। हमने कहा कि ये बहुत ज्यादा, हमने क्या अभी बोला था कि देयर इज नथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सारी चीजें पॉजिटिव थी। और सोशल इम्पैक्ट में नेगेटिव चीजें क्या आई? सोशल इम्पैक्ट में नेगेटिव क्या आया? नेगेटिव ये आया कि जो हम लोगों को क्या है कि मॉरल वैल्यू है। मॉरल वैल्यू क्या है कि माँ बाप के पैर छूना, बड़ों का सम्मान करना। तो ब्रिटिशर्स में थोड़ी ये चीज कम थी।
मतलब वो लोग ऐसे ऑर्थोडॉक्स नहीं थे। तो जो मोरल एजुकेशन है या मोरल वैल्यू है वो थोड़ी कम हुई। अब डिपेंड करता है कि अगर मान लीजिए अगर कोई लड़की या कोई लड़का, मान लीजिए लड़की अगर कम कपड़े में है तो हम लोग कहते हैं ये गलत है, उनके हिसाब से गलत नहीं थी। तो भारतीयों ने क्या देखा था कि कोई भी है वो कंप्लीट कपड़ों में होनी चाहिए लड़की, पूरे साड़ी में सूट में, तब उसको अच्छा मानते हैं। अंग्रेजों में ये चीज नहीं थी, है ना, अंग्रेजों में ये चीज नहीं थी। ठीक है, ये चीज मैं आपको बताता हूँ ज्योग्राफिकली। हमेशा जो है आपको क्लाइमेट, चाहे वो रशियन हो, चाहे रशिया हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे यूएसए हो, कनाडा हो, कहीं भी, जितने भी ब्रिटिशर्स लोग हैं, ये लोग थोड़े कपड़े कम पहनते हैं। उसका रीजन क्या है? सारे लोग ही क्यों? आपने एक आप लोग जानते हैं स्वीडन जो कंट्री है या नॉर्वे है, स्वीडन या नॉर्वे, इसमें लोग सन बाथ लेते हैं, सन बाथ। देखो देखो, जितने भी कंट्री, चाहे वो फ्रांस हो, यूके है, रशिया है, या फिर जर्मन, या फिर ये कनाडा है, यूएसए, ये जितने कंट्री सारे के सारे कोल्ड क्लाइमेट में है। और हमारे बॉडी के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी होती है, विटामिन डी। तो कहीं ना कहीं ये जो उनका पहनावा है उसी से इम्पैक्ट है कि उन्हें अपनी बॉडी तक जो सन है, सनलाइट को पहुंचाना जरूरी होता है। मतलब लोग यूरोप में जब आप जाएंगे तो नॉर्वे, स्वीडन में लोग सन बाथ लेते हैं। सन बाथ का मतलब होता है वो धूप में घंटों लेटे रहते हैं, क्योंकि वहां सूर्य निकलता नहीं है। जब सूर्य नहीं निकलेगा तो बॉडी में जो विटामिन डी है वो कमी हो जाएगी, और विटामिन डी की कमी से प्रॉब्लम होती है। तो कहीं ना कहीं ये जो इन लोगों का पहनावा है ना, वरना तो सर्दी ज्यादा पड़ती है, कपड़े ज्यादा पहनने चाहिए, ये लोग कम पहनते हैं। उसका रीजन कहीं ना कहीं क्लाइमेट है। और इससे आप जोड़ सकते हो स्वीडन से, वहां लोग सन बाथ लेते हैं। अक्सर आपने मूवी में देखा होगा ये सब चीजें, जब आप हॉलीवुड देखते हो तो वहां ये चीज आपको दिखा, लेकिन वहां जोड़ नहीं पाते हो कि ऐसा ये क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जब सनलाइट हमारी बॉडी पे नहीं पड़ेगी तो, है ना। अभी ये चीज आपने यहाँ भी इंडिया में भी देखा होगा, जब कोई छोटा बच्चा होता है, न्यू बॉर्न बेबी, तो सर्दियों के मौसम में उसको धूप में लिटाल के उसकी बॉडी पे मालिश की जाती है, उसको रब किया जाता है धूप में लिटाल के। क्यों? हालांकि वो लोग नहीं जानते इसका मतलब क्या है, लेकिन सच क्या है कि विटामिन डी उसके बॉडी को मिलना चाहिए। तो ये चीजें हैं। तो इसलिए तो उनका जो कल्चर है वो क्लाइमेट से रिलेट करता है। तो कभी आपसे इंटरव्यू का कुछ पता नहीं, आपसे क्या पूछ ले, वो पूछ ले अच्छा बताओ अंग्रेज लोग कपड़े कम क्यों पहनते हैं, अब क्या बोलोगे, है ना। कोई भी कल्चर विदाउट ज्योग्राफी नहीं आता, अच्छे से समझ लीजिए आप। कोई भी कल्चर बिना ज्योग्राफी के नहीं आता। ज्योग्राफी पहले आता है, कल्चर बाद के आता है। चाहे वो राजस्थान का कल्चर हो, एक जम्मू कश्मीर का डांस है घूमर डांस, नहीं घूमर नहीं सॉरी, रऊफ डांस, जम्मू कश्मीर का रऊफ डांस है। उसमें लड़कियां जो हैं वो सर पे कपड़ा बांध के डांस करती हैं। अक्सर देखना आप, जो हिमालय जो रीजन है या जो बर्फीले एरिया है, वहां लोग सर पे कपड़ा बांधते हैं। तो कपड़ा बांधने का कल्चर है वहां पे, और कल्चर का मतलब है कि बर्फ से सर खराब होना। तो सर चीजें क्लाइमेट से रिलेट करती हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज अल्ताफ भैया को मालूम होगा, है। अल्ताफ भैया को मालूम होगा डांस के बारे में। तुम्हें नहीं पता है अल्ताफ भैया का? तुम ये सब तो सबको पता है कश्मीर के बारे में। और आपके ये आसाम के रीजन में देखा होगा, जब लेडीज चाय के बागानों में चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, तो उनका सर बंधा रहता है ताकि बर्फ ना पड़े उस पर। नेक्स्ट लिख लीजिए इसमें लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड
रेवेन्यू सिस्टम, इसको हम लोग कल करेंगे, है ना। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राजस्व व्यवस्था अंग्रेजों के समय में, ठीक है, भारतीय राजस्व व्यवस्था अंग्रेजों के समय में, इसको हम लोग कल शुरू करेंगे। इन्होंने 3 टाइप का लैंड रेवेन्यू सिस्टम शुरू किया था, फिर उसके बाद हम लोग प्लासी और बक्सर करेंगे, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। और जो आपका क्लास है वो 1 बजे लेंगे हम, हमें लगा कि आज सैटरडे है तो थोड़ा आराम से ही ले लेते हैं क्लास को। 1 बजे आपका होगा करंट क्लास। आज होगा क्या? टेस्ट का? हाँ, टेस्ट का टेस्ट का 10:30 बजे होगा, टेस्ट का उसी समय होगा 10:30 बजे। चलो ठीक। ओके सर।